में दौरानी शब्द इलाके का मुआसरा किया गया और रात 2 बजे किए गए इस मुआसरे के दौरान गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दी। कल रात देर गई मालूम हो गया था कि इलाके में एनकाउंटर शुरू हो चुका है और शहर खास के खास इलाके में आज सुबह जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो यहां बताया गया कि ISJK से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस ने ट्वीट भी किया, IG ने बयान भी दिया और पुलिस के ट्वीट से लेकर दूसरे मामला के दौरान मालूम यही हुआ कि यहां 2 मिलिटेंट जो मारे गए वो श्रीनगर के ही रहे और उनमें से एक का नाम इरफान अहमद सोफी है जबकि बिलाल अहमद भी इसी इलाके का यानी श्रीनगर के नटीपुरा के इलाके का रहने वाला है। और इन दो की हलाकत के बाद नटीपुरा, बाग महताब और आसपास के इलाकों में तनाव भी देखने को मिला। श्रीनगर के सादपुरा के इलाके में भी तनाव, जहां रात भर गोलीबारी का जारी रहा वहीं सुबह भी इलाके में तनाव देखने को मिला और बड़ी तादाद में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट श्रीनगर के शहर खास के इलाकों में रही। नटीपुरा, बाग महताब, छानपुरा और दूसरे इलाकों में भी फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट रही। पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि कल रात देर गई शुरू हुए एनकाउंटर में CRPF के 2 एहलकार भी जख्मी हुए और यह भी बताया कि पिछले 16 दिनों में यह 9वां एनकाउंटर था यानी जुलाई के महीने में जुलाई की गर्मी में 9 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं और कुल मिला के पुलिस ने दावा किया कि 90 के करीब इस साल के दौरान मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। कल रात की तस्वीर, रात देर गई की तस्वीर और आज सुबह तड़के की वो तस्वीर जिनमें फायर सर्विस के अमले के लोग यहां पहुंच रहे थे और यहां जो आग लगी थी उसको बुझाने की कोशिश की जा रही थी और यह श्रीनगर के शहर खास के इलाके में रात भर की जो सूरत-ए-हाल थी उस सूरत-ए-हाल के बाद आज सुबह का तनाव और इसी तनाव के बीच आपको नाज़रीन बताते चले कि पुलिस ने त्राल से भी दावा किया है और त्राल में पुलिस ने आज दावा करते हुए बताया कि उन्होंने मिलिटेंटों की कमीनगाह से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस स्टेशन त्राल में आज ये असला और गोला बारूद दिखाते हुए, मीडिया को दिखाते हुए पुलिस ने बताया कि यहां बड़ी तादाद में जहां गोलियां और खासतौर पे पीका गोलियों के राउंड्स को जब्त किया गया है, बरामद किया गया है, वहीं यहां ग्रेनेड जो लॉन्चर ग्रेनेड है वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं, फोर्सेज ने जब्त किए हैं। एक बड़ी कामयाबी के साथ इसे पुलिस ने ताबीर किया है। चलिए अब दूसरे पहलू पे चलते हैं और दूसरा सियासत का, और सियासत के पहलू में हमारे DDC और BDC के मामला और उनमें चिट्ठियां, कई दिनों से हम चिट्ठियां देखते हुए नजर आ रही हैं। श्रीनगर में भी पिछले दिनों चिट्ठी देखने को मिली थी और उस चिट्ठी में श्रीनगर के DDC चेयरमैन मलिक आफ्ताब के खिलाफ पहले अदम एतमाद किया, दूसरे दिन सलाह सुफाई की और उस पहले अदम एतमाद और उसके बाद सलाह सुफाई पर कई के लोग कान खड़े हुए थे। बहुत से लोगों ने बताया था कि ये DDC और BDC का मामला अब ब्लैकमेलिंग का मामला बन रहा है और जब पैसे कम हो जाएं तो अदम एतमाद, जब पैसे मिल जाएं तो अदम एतमाद की चिट्ठी वापस। ये इल्जाम लोग लगा रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत ये हम नहीं जानते, लेकिन लोगों का क्या कहना, लोग तो बातें करते हैं और आज भी बातें करने का लोगों को एक मौका मिला है। बडगाम की चिट्ठी भी हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये बडगाम की चिट्ठी जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम को भेजी गई है और इसमें बडगाम में DDC चेयरमैन नजीर अहमद खान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके खिलाफ आज अदम एतमाद की तहरीक जो है बडगाम में DDC मेंबरान ने पेश करते हुए बताया है कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाए। बडगाम की ये चिट्ठी और इस चिट्ठी पे सवालात फिर उठे हैं, फिर पूछा जा रहा है कि क्या ये ब्लैकमेलिंग अब है या नहीं, क्योंकि लगातार खबरें आ रही है, बांदीपोरा से भी खबरें आ रही है कि वहां पे भी लोगों ने अपना मन बना लिया है और बारामूला से भी खबरें, कल रात हमें इसी मामले को लेकर कुपवाड़ा से भी खबर आई थी कि वहां कुछ किडनैपिंग भी हुई है, लेकिन बाद में मालूम हुआ वो किडनैपिंग नहीं थी बल्कि वो एक दूसरे के मेंबरान को खींचने वाला मामला था। और बडगाम का ये मामला या यहां से निकल के बारामूला और दूसरी जगहों से जो मामला देखने को मिल रहे हैं उसमें जमहूरियत को पनपते कम देखा जाता है बल्कि करप्शन, अकबा परवरी और दूसरे मामला देखे जा रहे हैं और साफ जाहिर है जमहूरियत की जड़ें खोखली हो सकती हैं इस तरह के इकदाम से, ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि कल अदम एतमाद, फिर दूसरे दिन वापसी और वापसी मुफ्त में कश्मीरी करता नहीं है, कुछ न कुछ जब फायदे की बात ना हो तब वो करता है।
और नाज़रीन दूसरे पहलू पर भी चलेंगे लेकिन को मिलते हैं। लेकिन दूसरा मामला हम आपको बताते चले अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान में आपको सुन ही चुके होंगे, मालूम हो गया होगा कि तालिबान पेशकदमी करते जा रहे हैं। तालिबान ने बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। कंधार पर आज सुबह कब्जा मुकम्मल हो चुका है और कंधार से लेकर काबुल के होते हुए पाकिस्तान को जाने वाली शाहरा और शाहरा पर बाबुल सलाम पर आज सुबह तालिबान ने कब्जा करते हुए दावा किया कि उन्होंने लगभग 90% काबुल व अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। और तालिबान के तर्जुमान ने भी इसकी तस्दीक करते हुए बताया है कि लगभग 90% मुकम्मल कब्जा हो चुका है। कई जगहों पर बातचीत भी चल रही है सुलह सफाई की, लेकिन इस सुलह सफाई के दौरान गोलीबारी भी चल रही है। और आज की गोलीबारी में हिंदुस्तान की मारूफ शख्सियत दानिश इकबाल सदीकी, मारूफ सहाफी जो हैं, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी चैनलों के साथ काम करने के बाद वो अफगानिस्तान में रॉयटर्स के लिए वार को कवर करने गए थे, लेकिन आज वो वहां पे अपनी जिंदगी बुलदोग के इलाके में हार बैठे। बताया जाता है कि वहां गनी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान मुआरका रही थी, इसमें दानिश सिद्दीकी की जान चली गई है। दानिश सिद्दीकी हिंदुस्तान के एक मारूफ सहाफी और अफगानिस्तान के कंधार के शहर में बुल्लोक कंधार में आज अपनी फराइज अंजाम देते हुए जिंदगी से हाथ धो बैठे। सहाफियों पर अताब का ये नया वाक़ा नहीं है। लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर को आपको दोबारा वापस ले चलते और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर, और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज एक बार फिर जम्मू के लोगों को खसूसी तोहफा देते हुए 1.818 किलोमीटर लंबी रोपवे का इफ्तिताह भी किया। और यहां इस इफ्तिताह के मौके पर जहां उनके हमरा रियासती इंतजामिया के आला अहदेदार भी मौजूद थे, वहीं उन्होंने अवाम को तलकीन की कि वो सरकार उनकी हर खिदमत या हर डेवलपमेंट के लिए वादा बंद है। और यहाँ उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो रोपवे के वक्तन फौक्तन मामले के लिए एक मियारी ऑपरेशन तरीका यानी SOP मुरतब करें और माहौलियाती अवामिल को पेश नजर रखती है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल भी रखें, खसूसी यकीनी बनाएं। उन्होंने यहाँ अपनी तकरीर में बताया कि इससे जम्मू कश्मीर में सयाहत को एक नया मौका, सयाहत का एक नया बाब भी शुरू होगा और सयाहत के साथ साथ यहाँ मजहबी मकामात के लिए भी रसाई आसान होगी। और उन्हें आपको बताते चलें इस रोपवे प्रोजेक्ट में रेस्टोरेंट, वॉकवेज, लान, पार्किंग की जगह और लोगों की निगरानी की खसूसी सहूलियात भी रखी गई हैं। जम्मू के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा। इधर कश्मीर में डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज श्रीनगर में एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई और इस मीटिंग में चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मिनी हेल्थ कार्ड और इस हेल्थ कार्ड से जुड़ी स्कीमें और इसके साथ साथ KCC, वज़ीर-ए-आज़म किसान और वज़ीर-ए-आज़म KMO स्कीम के ताज़ा तरीन सूरत और इसके साथ साथ DPO जमा कराने के और नई फसलों की रजिस्ट्रेशन की हैसियत और नई फसलों की हैसियत 2021 और रोडवेज के नए तरीक़ेकार के हवाले से जानकारी हासिल की। और हरी मिर्ची यानी लाल जम्मू कश्मीर की लाल मिर्ची के हवाले से आज इस मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि लाल मिर्ची जम्मू कश्मीर की और ये मिर्ची जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक खुशआइंद कदम भी साबित हो सकता है। श्रीनगर में आला सतही मीटिंग, लेकिन जम्मू में मुजाहरा, और जम्मू में मुजाहरा करने वाले कोई आम लोग नहीं थे, ये जम्मू के ट्रेडर्स थे। और जम्मू के ट्रेडर्स का आज का मुजाहरा जम्मू श्रीनगर दरबार मुंह के हवाले से था। पिछले दिनों आपको याद होगा सरकार का एक हुक्मनामा और उस हुक्मनामे पर कई तरह के एतराजात, सवालात भी उठे थे और उन्हीं सवालात के बीच में यह भी बताया गया था कि जम्मू और श्रीनगर का दरबार मुंह अब खत्म किया जाएगा। और जहां कश्मीर में लोगों ने इस पर चुप्पी ही साधी रखी, कुछ ने बताया कि हमारा तो हाल है, वो भी काने हुए तो क्या बात, लेकिन जम्मू में इस पर काफी गम गुस्सा है। और जम्मू में गम गुस्से के दौरान लोग ये भी बता रहे हैं कि जम्मू को की इकोनॉमी को इससे डिरेल किया जा रहा है और जम्मू के साथ मुतस्वाना सलूक किया जा रहा है। जम्मू में ट्रेडर्स ने आज ये भी बताया कि दरबार मुंह जम्मू और कश्मीर के लोगों की दोस्ती और भाईचारे की एक मिसाल भी थी और इसको खत्म करने के साथ रिश्तों को खत्म किया जा रहा है, इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है। ये जम्मू में आज ट्रेडर्स ने मुजाहरे के दौरान बताया। आज हम यहाँ पे सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस दरबार को जो रोका है उस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो हम इस जन आंदोलन को और तेज कर देंगे। आपने हमसे रियासत छीनी,
370 छीना, हमारा विशेष अधिकार छीना, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। आपने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना और यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों को, महाराजाओं का लिया हुआ फैसला आज आपने उसको भी खत्म कर दिया, हमारे भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया है। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिशन स्टेटहुड का ये रोड मैप है। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे और अपना विशेष अधिकार, बुजुर्गों की विरासत, महाराजाओं की रियासत को वापस लेंगे। और अगर दरबार मूव शुरू नहीं किया, ये करोड़ों रुपए का व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टरों का और होटलियर, रेस्टोरेंट, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, रेडीमेड बाजार, तमाम लोगों का ये। चलिए, जम्मू के लोगों में नाखुशी, लेकिन एसीबी की कार्रवाई की खबर भी आई है। शाम गए एसीबी के हवाले से खबर आई है कि श्रीनगर में एसीबी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों और एक प्राइवेट कंपनी क्रैंको इंडस्ट्रियल लिमिटेड राजबाग के खिलाफ कौमी खजाने को लूटने पर फर्ज जुर्म आयद की है। ये एसीबी की कार्रवाई। लेकिन आज सुबह सुबह एक और खबर भी आपको आई होगी और ये खबर थी यहाँ पे सीबीआई की कार्रवाई। और सीबीआई ने जम्मू में साबका ब्यूरोक्रेट, साबका पॉलिटिशियन महबूब इकबाल के घर पे छापा मारा है। महबूब इकबाल ब्यूरोक्रेसी में डिविजनल कमिश्नर रहे हैं और उसके साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी के ओहदे तक भी पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने पीडीपी सियासत, रिटायरमेंट के बाद पीडीपी ज्वाइन की। पीडीपी की तरफ से उन्होंने भद्रवाह से इंतखाब भी लड़ा, वहां से इंतखाब हारे और उसके बाद इंतखाब हारने के बाद कुछ वक्त पीडीपी के साथ रहने के बाद उन्होंने पीडीपी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। और आज उनके घर पे सीबीआई की छापामारी हुई। सीबीआई की छापामारी क्या सियासी मामला था या दूसरा, हमने इस हवाले से जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि सीबीआई ने आज की छापामारी साल 2014 के एक मामले को लेकर की है। और साल 2014 में जब महबूब इकबाल कमिश्नर सेक्रेटरी थे और तब जम्मू तवी का चौथा पुल, उस पुल पर 140 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो पुल ज्यादा रह नहीं सका, पानी के एक रेले में बह गया। और तब इल्जाम आयद हुआ था कि सरकारी खजाने का खुर्द-बुर्द हुआ है, लूटा गया है सरकारी खजाने को। और तब दो नाम लिए गए थे, सीओ एरा जो थे तब तहसीन मुस्तफा और उनके साथ साथ महबूब इकबाल का नाम लिया गया था। और तब से लेके अब तक सीबीआई इस मामले की तहकीकात करते हुए महबूब इकबाल और तहसीन मुस्तफा पर इल्जाम था कि महबूब इकबाल के पास अपने आमदन से ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं। और उनमें दिखाया गया था कि महबूब इकबाल के पास, इल्जाम आयद किया गया था कि महबूब इकबाल के पास तवी आइलैंड जम्मू में 2000 कनाल जमीन है। उन पर इल्जाम आयद हुआ था कि ग्रेटर कैलाश में उनके पास, जम्मू ग्रेटर कैलाश में एक बड़ा मकान भी है और यहाँ 40 कनाल जमीन भी है उनकी। गांधीनगर में भी एक बड़ा प्लाट है और उनकी जमीन 10 कनाल जमीन श्रीनगर के हैदरपुरा के इलाके में है। महबूब इकबाल पर इल्जाम आयद हुआ था और तहसीन मुस्तफा पर इल्जाम आयद करते हुए तब बताया गया था कि उनके पास, ये इल्जाम है कि उनके पास बारामूला में एक डीपीएस स्कूल नाम की बड़ी प्रॉपर्टी है, जबकि उनके पास दिलना बारामूला में एक बीएड कॉलेज भी है। उनकी प्रॉपर्टीज में तब लिखा गया था कि उनके पास श्रीनगर के रंगरेट में एक बीएड कॉलेज भी है, जबकि स्टील फैब्रिक्स नामी एक फैक्ट्री भी उनके पास जम्मू में है। उनके पास हार्ट मिक्स प्लांट भी है। जम्मू के त्रकोटा नगर में एक मकान है और हैदरपुरा श्रीनगर में उनके पास भी 10 कनाल, हाई प्रोफाइल एरिया में 10 कनाल जमीन है। और ग्रेटर कैलाश जम्मू में उनके पास 15 कनाल जमीन है। ये दो लोगों पे इल्जाम आयद हुआ था और ये दोनों ब्यूरोक्रेसी में थे। और तहसीन मुस्तफा से लेकर महबूब इकबाल पर ये इल्जाम आयद होने के बाद कई और मामले भी सामने आए थे। तमाम आज बताया जाता है कि सीबीआई की जम्मू में जो आज कार्रवाई हुई वो इन्हीं मामलात को लेकर हुई है। इसमें सियासत का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये वो है कि इनके पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने एसेट से जायद हैं। और इस चीज को लेके आज इन्होंने जम्मू में इनके खिलाफ सीबीआई की छापामारी भी हुई है। लेकिन खबर जम्मू की, तो जम्मू के राजौरी इलाके में आपको लिए चलते हैं। राजौरी में दिलदोज हादसा पेश आया है और यह हादसा आज सुबह बहरोड के करीब पेश आया है। और इस बहरोड के करीब इस हादसे में बताया जाता है कि एक टाटा मोबाइल पिकअप
सड़क के किनारे से खिसक गई और लगभग 50 फुट नीचे इस गहराई में जा गिरी और इसमें 13 लोग जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तौर पे पीएचसी ठन्ना मंडी पहुंचाया गया, जहां से कुछ जख्मियों को जम्मू राजौरी के जीएमसी में शिफ्ट किया गया है। और बताया जाता है कि मंजाकोट से ये जो टाटा पिकअप है ये शाहदरा शरीफ की जा रही थी कि बहरोड के नजदीक इसको हादसा पेश आया। जो टाटा मोबाइल है ये कहीं पे मेंढर से वाया गंभीर मुगला ये जा रही थी शाहदरा, तो ये नीचे कहीं बहरोड में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बीच में एक्सीडेंट के बाद हमें पता चला कि इसके बीच में 15 और 20 के बीच में होंगे जो बंदे बैठे हुए, जिसके बीच में 13 बंदे जो थे वो इंजर्ड थे, जो यहाँ पे हमारी एम्बुलेंसेज ने लाए और कुछ लोकल लोगों ने भी लाए यहाँ पे। तो उसमें से हमने 13 बंदे जो हैं उनमें से 5 जो थे वो क्रिटिकल है और उनको शिफ्ट किया हमने राजौरी आफ्टर फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देने के बाद बाकी भी जो थे वो भी हमने स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हमने उनको भी। चलिए, हादसे के बाद अब रुख करते हैं अदलिया का और जस्टिस जनाब अली मोहम्मद मागरे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जे&के लीगल सर्विस अथॉरिटी ने आज जनाब जस्टिस संजय दर के हमरा ADR सेंटर कुलगाम का इफ्ताह भी किया और यहाँ पे जस्टिस जनाब संजय दर समेत दूसरे लोगों ने वकला और दूसरे लोगों के साथ मुलाकात भी की, उनके मामलात भी सुने और कई को मौके पर ही निपटाने के हिदायत भी दिए। और यह उन्होंने ये भी बताया कि अदलिया के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना भी है। यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के दूसरे अहदेदार भी थे और यहाँ उन्होंने बताया कि इंसाफ में देरी होना बहुत ही संगीन मामला है और इंसाफ की जल्दी होनी चाहिए। जस्टिस जनाब अली मोहम्मद मागरे ने आज कुलगाम में बताया। में ADR सेंटर जो है वो इनॉग्रेट हुआ है और ये सेंटर जो है ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब और जो इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं जस्टिस संजय दर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है। ADR सेंटर जो है इसकी जो फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है एक किस्म का, कि देखिए हमारे जो कन्वेंशनल स्टाइल था कोर्ट्स के अंदर केसेस के सेटल होने का, वो जो है वो कई अरसा लेता था, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन इसकी वजह से जो है लोगों को जो स्पीडी जस्टिस का जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा था। लेकिन ADR में जब लोक अदालत के जरिए जब वो आएगा तो लोक अदालत में ये मसला सेटल एक दिन में भी हो सकता है। फैमिली डिस्प्यूट मियां बीवी का डिस्प्यूट आ चुका है। अब देखिए अगर वो कई साल लग जाए कोर्ट के अंदर सेटल कराएंगे तो समझिए कि वो उनका जो मैट्रिमोनियल लाइफ है वो खत्म हो गई। लेकिन अगर वो लोक अदालत के जरिए सेटल करवाएंगे, मीडिएशन के जरिए सेटल कराएंगे, तो ये देखिए हमारा ये मामला एक दिन में सेटलमेंट होगा और ये इसमें किसी ने ना जीतना होता है ना किसी ने हारना होता है, बल्कि ये एक विन विन सिचुएशन होती है। हमारे पास ट्रेंड मीडिएटर्स हैं जो हमारे यहाँ के बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, लॉयर्स जो हैं, हमने उनको ट्रेनिंग करवाई हुई है। वो बाकायदा इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं कि वो मीडिएशन के जरिए कि किस तरीके से दो फरीकों के दरमियान। चलिए, अब दूसरा पहलू जरा बानिहाल का रुख करते हैं। बानिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सज्जाद शाहीन और व्यापार मंडल बानिहाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतजामिया से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बकौल के लीडर तारिक अहमद डार की रिहाई की दरख्वास्त की। तारिक अहमद डार के बारे में बताया जाता है कि उन्हें पिछले दिनों पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके कोट बलवाल जेल भेजा गया है। और यहाँ सज्जाद शाहीन दूसरे लीडरान ने बताया कि तारिक अहमद डार अवामी लीडर है, अवामी खिदमत करता है, सोशल एक्टिविस्ट है और उसने कभी भी मुल्क दुश्मन या कोई ऐसी सरगर्मी नहीं की है। और यहाँ उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनका केस वापस लेकर उन्हें रिहा किया जाए। ये बानिहाल का मामला, सज्जाद शाहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की अपील। लेकिन अब आपको नाजरीन हंदवाड़ा के नौजवान के हवाले से बताते चलें। वो अपने ससुराल जा रहा था, उसकी अहलिया बिहार की थी, कश्मीर के बांडीपुरा जिले का रहने वाला था, लेकिन उनके वालिदैन उनके लवाकीन के मुताबिक जो ही वो अपने ससुराल जाते जाते रास्ते में लुधियाना पंजाब पहुंचा तो ऐसे गायब हुआ कि अब तक पता नहीं है। वो चेक चंद्रगढ़ सोनवारी बांडीपुरा का रहने वाला था। 9 जुलाई को वो पंजाब के लुधियाना शहर पहुंचा, अहलिया साथ थी और अहलिया के होते हुए वो ऐसे गायब हुआ कि पता नहीं चल रहा है। और उनके लवाकीन ने बताया कि इस 35 साल गुलजार अहमद खान की
रिहाई या वापसी के लिए पुलिस इकदाम करे। पुलिस ने इस हवाले से उनके बकौल पुलिस ने इस हवाले से पहले ही हाजिन पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज कर रखी है, लेकिन आज उनकी अपील रियासत के LG से लेकर इंतजामिया के अहदेदारों तक थी कि पंजाब में उनका शौहर, उनका बच्चा, उनका भाई गिरफ्तार अगवा हुआ है, उनका लापता हुआ है, माफ कीजिए लापता हुआ है, तो उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको वापस लाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। बहुत रोजान चक चंद्रगिरा क्या मसला मसल लड़का हमसाय यह गो जन से बिहार वत लुधियाना खत गाड़ ब्रोखन वत कोर स्टाप तो तत गो यह शुक्र गुजार DSP साहब सुन SP साहब सुन सठा शुक्र गुजार अहम रिपोर्ट हम कर तहकीकत आज क्या मुतालबा आज मतलब यह गोस घर पन गवर्नमेंटस कर अपील। चलिए, ये बांडीपोरा के हाजन के इलाके का एक पहलू, लेकिन आपको दूसरे पहलू पे लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी के हवाले से एक हुक्मनामा जो है, कुर्बानी के जानवरों के हवाले से एक हुक्मनामा भी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है और इंतजामिया ने आज शाम गए बताया है कि सरकारी हुक्मनामे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, बल्कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो जरा कुर्बानी की बात कर ही देते हैं। कुर्बानी को अब कुछ ही दिन बचे हैं। कुर्बानी हर मुसलमान पे फर्ज है और हर साहिब सरावत पे फर्ज है, और कुर्बानी के हवाले से हर मुसलमान बेताब रहता है कुर्बानी के हवाले से। लेकिन इस पे कल का मामला, लेकिन उसी मामले के बीच में अभी और भी मामला आते हैं। एक मामला यह है कि कुर्बानी के जानवर, उन लोगों ने जो कुर्बानी के जानवरों का कारोबार करते हैं, खासतौर पे गुजर बकरवाल तबके के लोग, ऊपर पहाड़ों से बैकूं से वो आजकल ये कुर्बानी के बकरे लाते हैं। शहरों में खरीदार उनको मिलेगा, वो खरीदारी करेंगे। साल भर उनकी एक कोशिश रहती है कि वो अच्छा ताज़ा इस कुर्बानी के जानवर को रखें, लेकिन ईद के खास मौके पर अब की बार हालात कुछ ऐसे हैं कि खरीदार ही नहीं मिल रहा है। 4-5 दिन हो गए लाए हुए को, बड़ी तादाद में बेड़े लाई हैं, कुर्बानी के जानवर लाए हुए हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। और अगर खरीदार की बात करें तो खरीदार कहता है कि मेरी जेब की ताकत नहीं है जो रेट्स बाजार में इनकी मुकर्रर कर रखी हैं। ये बांडीपोरा से लेकर दूसरे मामला थे के इलाकों के मामला थे, हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही है। बांडीपोरा की भी यही सूरत हाल है। बांडीपोरा में गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता या दूसरे लोग जो इस कारोबार से वाबस्ता है, पहाड़ों से, बहकूं से, गुरेज से ये जानवर लाते हैं। कुपवाड़ा में मत्सिल से लाते हैं, कलारूस से लाते हैं, कुपवाड़ा के बाजार में लाते हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। और दुकानदार खरीदार से लेके बेचने वाला यानी दोनों मुसीबत के मारे हुए हैं, परेशानी के आलम से दो चार हैं। इंशाल्लाह बल्कि कोविड इन इंशाल्लाह दूर थे खुदा सबस मंगो इंशाल्लाह जरूरी फर्ज कर यह जरूरी अकिस मुसलमानस पे फर्ज कुर्बान। नाम मोहम्मद अशरफ है, हम असली रहते हैं रिजौरी कालाकोट में। आज आए हम गुरेज से, ये ईद के सिलसिले में लाया हमने माल, और जनाब लॉकडाउन से बहुत हमें परेशानी आ गई है। माल का रेट बहुत, अगर ज़्यादा बोलते हैं नहीं आप ज़्यादा बोलते हैं ये वो, अल्लाह ताला नफ़ा भी देगा इंशाअल्लाह का करम से मिलेगा। चलिए, इसको कहते हैं ऊपर वाले पे भरोसा। ये शख्स गुरेज से आया हुआ था अपने भेड़ बकरियां लेके, खरीदार अभी नहीं मिला, लेकिन कहता है कि अल्लाह पे भरोसा है, नफा जरूर वो देगा। उम्मीद भरोसा ऊपर वाले पे, रब कायनात पे भरोसा आप भी रखिएगा, क्योंकि उसी के हाथ में हर सब कुछ, दुनिया कायनात उसी के हाथ में है। लेकिन अब हम किसी और पहलू पे चलते हैं। शख्स गुरेज से आया था तो गुरेज को भी आपको दिखाते हैं। गुरेज में इन दिनों गुरेज फेस्टिवल चल रहा है। बांडीपोरा का इलाका गुरेज, उस गुरेज फेस्टिवल का आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन सयाहत को यहाँ फरोग देने के लिए लगाए गए इस गुरेज फेस्टिवल में महकमा सयाहत से जुड़े अफसरान समेत डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा और उसके साथ साथ टूरिज्म के अहदेदारों ने शिरकत की। और यह रिवायती सकाफती प्रोग्राम भी बच्चों ने पेश किए। गुरेज की तहजीब यहाँ हुई, पेश की गई, और यहाँ इस तमदनी प्रोग्राम के दौरान लोगों को महसूस भी किया गया। गुरेज के बारे में साफ सुथरे चश्मों और झरनों वाला इलाका, और बीच में से दरियाई किशन गंगा बहता, लेकिन कोविड के दौरान गुरेज भी बच नहीं सका। यहाँ मामला सही तौर पे कोविड के दौरान नहीं चल सके। हर साल बड़ी तादाद में कोविड इस गुरेज की आबादी को, इलाके को देखने के लिए सयाह आते रहते, लेकिन अब की बार सब कुछ रहा। और गुरेज ऐसा इलाका है जो लगभग 4 महीने के बाद लिए दुनिया से कटा रहता है, बारी बर्बादी होती है, लेकिन अब की बार सरकार ने टूरिज्म फेस्टिवल यहां मुनक्कद करके
इस इलाके को भी टूरिज्म के नक्शे पर लाने की कोशिश की। और आज इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले के साथ साथ टूरिज्म डायरेक्टर जीएन यत्तू ने बताया कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहजीब और तहजीब के साथ साथ यहाँ की विरासत और रिवायत सब कुछ हट के है और लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। गुरेज भी जम्मू कश्मीर में है और यहाँ का खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ यहाँ के कल्चर से भी लुत्फ अंदोज होना चाहिए। आजकल का नौजवान जो है टूरिज्म सिर्फ देखना नहीं चाहता है, वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, ट्रेकिंग करना चाहता है, कैंपिंग करना चाहता है, रिवर राफ्टिंग करना चाहता है, पैराग्लाइडिंग करना चाहता है, अलग अलग एक्टिविटी खुद करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि गुरेज एक उसके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। पहलगाम या गुलमर्ग, सोनमर्ग ये क्लासिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो है ही है, लेकिन वो आपके नज़र की जो भूख है वो निभाते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मैं उसकी जो खूबसूरती है कि कहीं भी कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन आपको ये बयां कर रहा हूँ कि उतने ही खूबसूरत या जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसी गुरेज वैली है। गुरेज वैली में यहाँ की जो इकोलॉजी है उसको रिस्पेक्ट करते हुए आप एक इको सेंसिटिव इको टूरिज्म एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ। चलिए, ये गुरेज की बात, और गुरेज की चादर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन गुरेज से वापस आते हुए जब आप बांडीपोरा से गुजरते होंगे तो आपको एक आवाज जरूर सुनाई देगी। ये आवाज होगी आक अनार जमीलिया कुम त्रपाक बोटकुन। ये कश्मीरी के 3 लफ्ज है और इसे हम कहते हैं कालीन बाफू की तालीम। और ये कालीन बाफू की तालीम बांडीपोरा के आसपास के सभी गांवों में हर घर से सुनाई देती है। साफ जाहिर है बांडीपोरा अपने कालीनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस तालीम से बनने वाले कालीन आज तो बंद भी रहे हैं, लेकिन इस कोविड के दौरान इस पे वो काम नहीं हो सका जिस तरह से करना था, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत थी और उसके साथ साथ कोविड की मार भी थी। और फिर इन कालीन बनाने वालों को हाल अहवाल जो है दुनिया में आज उस तरह से नहीं रह चुका है जिस तरह से कभी ये मशहूर हुआ करता था। कभी इनके पैसे मारे जाते हैं, कभी इनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता है, धागा भी कभी नहीं मिलता है, और इस सारे को लेके यहाँ काम करने वाले मजदूर, जिन्हें खासतौर पे मजदूरी ही मिलती है क्योंकि बड़े इस से जो बड़ा काम